हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। हम मध्य प्रदेश की कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लिटरेरी और आर्टिस्ट जैसे कि पेंटर, म्यूजिशियंस हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। और आज हम मध्य प्रदेश की हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परमार डायनेस्टी के एक राजा थे। और ऐसा माना जाता है कि जब इनका रूल पीक पर था, तब जो रीजन ये कवर इनके साम्राज्य में आता था वो चित्तौड़ से लेकर कोंकण तक था, नॉर्थ और साउथ में। और वेस्ट में साबरमती नदी से लेकर विदिशा तक एक्सटेंडेड था। अब राजा भोज जो थे वो आर्ट, लिटरेचर और साइंस के पेट्रन थे, यानी कि उसकी कद्र करते थे और उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और भोजपुरी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने में भी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। इनके कुछ मेजर बुक्स हैं। चंपू रामायण। चंपू बेसिकली एक जॉनरा है और बुक्स लिखने का स्टाइल है बेसिकली। ओके, और ये चंपू रामायण जो है वो रीटेलिंग है रामायण की। अब इन्होंने शुरू की थी चंपू रामायण, लेकिन इसे ख़त्म किया था बाद में लक्ष्मण भट्ट और वेंकटराज ने। गोविंद विलासा एक पोएम है। सम्रांगना सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण और युक्ति कल्पटारू इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं। ओके, अब इन्होंने एक संस्कृत स्टडीज़ के लिए एक सेंटर भी इस्टेब्लिश किया था भोजशाला नाम से। और इन्होंने भोपाल सिटी भी इस्टेब्लिश की, जिसका पहले नाम भोजपाल था। और भोपाल में जो अपर लेक है वो भी इन्होंने इस्टेब्लिश की। भोजपुर में एक शिव मंदिर है, वो इन्होंने बनवाया। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट जो हैं उसमें राजा भोज का जो नाम है, उन्हें जो टाइटल दिया गया है वो परम भट्टरका, महाराजा धीराज और परमेश्वर दिया गया है। ओके, अब कुछ टेक्स्ट जो राजा भोज के रेफरेंस देते हैं वो हैं मेरु तुंगा की प्रबंध चिंतामणि और भोज प्रबंध। ओके, इसके बाद होशांग शाह, इनका दूसरा नाम अल्प खान था। और मालवा में इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करने वाले ये पहले राजा थे, फॉर्मली जो इन्हें अपॉइंट किया गया था। ओके, तो इनके जो फादर थे दिलावर खान गौरी, ये फिरोज शाह तुगलक के जो रूल था उसमें गवर्नर के तौर पर मालवा में आए। और आगे चलकर होशंग शाह ने एक इस्लामिक जो रूल था वो मालवा रीजन में सेटअप किया। ओके, अब दिलावर खान गौरी ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया दिल्ली सल्तनत से, लेकिन इनका रूल ज़्यादा नहीं चला और इनके बाद होशंग शाह आया। तो फॉर्मली हम होशंग शाह को मान सकते हैं मालवा का पहला इस्लामिक या मुस्लिम राजा। बट अगर अपॉइंटमेंट की बात आए तो दिलावर खान गौरी ने, सॉरी अपॉइंटमेंट नहीं, जो इंडिपेंडेंट रूल की बात अगर आती है तो दिलावर खान गौरी ने इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश किया मालवा रीजन में। अब दिलावर खान ने कैपिटल शिफ्ट की धार से मांडू और उसे शादियाबाद नाम दिया, जिसका मतलब है सिटी ऑफ जॉय। अब इन्होंने भोपाल डैम पर भी हमला किया और उसे तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल गया था। और मालवा का जो आज रीजन, सॉरी क्लाइमेट जो है, वो उस पर जो असर पड़ा है वो कुछ सालों तक इसके डैम के बर्बाद होने का पड़ा था। वहाँ पर फ्लड्स आ जाते थे फ्रीक्वेंटली और कई बार सूखा भी पड़ जाता था। और ये डैम जो था वो राजा भोज ने जो बनवाया था अपर लेक पर, वही डैम था ये। अब होशंग शाह ने मांडू को एक बहुत अच्छा किला दिया और एक जामी मस्जिद बनवाई। और एक होशंग शाह खिलजी ने नर्मदापुरम जो जगह थी, जैसे पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, एक्चुअली पहले नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता था। फिर होशंग शाह ने इसका नाम बदलकर होशंगाबाद रखा और फिर से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया, जो कि नर्मदा नदी के नाम पर रखा गया है। उसके बाद रानी दुर्गावती, गोंड साम्राज्य की एक महारानी थी रानी दुर्गावती, और इनकी शादी हुई थी संग्राम शाह, जो गोंड साम्राज्य के राजा थे, उनके बेटे दलपत शाह से। ओके, अब गढ़मंडला जो है वो जो प्रेजेंट डे जबलपुर है उसके आसपास का रीजन भी, वहाँ पर इनका राज था। और
अब दलपत शाह की डेथ के बाद रानी दुर्गावती और उनका एक छोटा बेटा वीर नारायण बाकी थे जो जिंदा थे। और उस समय जो अकबर था, अकबर राजा था यहाँ पूरे भारत में, दिल्ली में एक्चुअली। और अकबर का ये ड्रीम था कि मालवा को मुग़ल सल्तनत के रूल में, कब्ज़े में लेना है, जिसके चलते अ, अकबर ने अपने फोर्सेस को भेजा आदम खान और पीर मोहम्मद के अंडर। बेसिकली आदम खान और कई जो जनरल्स थे अकबर की आर्मी के, उन्होंने रानी दुर्गावती के रीजन में हमला किया और उसे कब्ज़ा करने की कोशिश की। बट रानी दुर्गावती ने काफ़ी एफिशिएंटली और खुद आर्मी को लीड करके उन्हें हराया भी। बट एट लास्ट वो हार गईं और उन्होंने खुद ही अपने जो डैगर था, उनका जो चाकू था, उससे, जिसे कटार भी कहते हैं, उससे खुद को मार लिया था। अब एक समय ऐसा भी था जब बाज बहादुर ने, मालवा का एक राजा था बाज बहादुर, उसने भी रानी के किंगडम पर हमला किया। बट रानी दुर्गावती ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। अब अकबर ने बाज बहादुर को हराया और उसके बाद उसकी नज़र पड़ी मालवा रीजन पर। बट पहले रानी दुर्गावती ने आसानी से मुग़ल आर्मी को हरा दिया। और जब आसफ़ खान जो मुग़ल जनरल था, उसने दोबारा से अगली सुबह और अपनी आर्मी को बुलाया, तो रानी अपने हाथी सरमन, इस हाथी का नाम याद रखना, ये एग्ज़ाम में आता है, पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में एमपी के सब्जेक्ट में आया हुआ है। अब रानी अपने हाथी पर बैठकर बैटल में आई और इनका जो बेटा था, जिसकी उम्र बहुत ही कम थी उस समय, उन्होंने भी बैटल में पार्ट लिया। अब ऐसे में एक तीर आकर रानी की गर्दन में लगकर पार हो गया। ऑल्दो उनकी डेथ उस समय नहीं हुई थी, बट उन्होंने खुद को ही अपनी कटार से मार लिया। अब इनकी जो मसोलियम है वो जबलपुर के बरेला में है। ओके। अब मदन महल फोर्ट जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर है। और जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैं, उन्होंने जबलपुर के आसपास के रीजन्स के जो मेन रीजन्स हैं, जो मेन बिल्डिंग्स हैं एक्चुअली, उनका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी RDVV, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर यूनिवर्सिटी का जो जबलपुर यूनिवर्सिटी थी, उसे रीनेम करके रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उसका नाम रखा गया है। उसके बाद बाज बहादुर, जिनका असली नाम था मियाँ बैज़ेद बाज बहादुर खान, और ये मालवा के आखिरी सुल्तान थे। इनका कैपिटल था मांडू। और इनको बेसिकली इनकी लव स्टोरी के लिए जाना जाता है, जो कि थी रानी रूपमती के साथ। और रानी रूपमती एक हिंदू राजपूत सिंगर थी, मालवा की ही। और सुल्तान बाज बहादुर और इनकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब बाज बहादुर रानी रूपमती के लिए इतना ज़्यादा डिवोटेड थे कि वो अपना राज भी भूल गए थे। और यही रीज़न था कि मेजॉरिटी ऑफ बार ये हारे ही हैं। रानी दुर्गावती से भी हारे, फिर अकबर से भी हारे, और बैटल ऑफ सारंगपुर में जो अकबर की आर्मी थी आदम खान और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में, उसमें ये हार गए। अब कुछ सालों तक ये खानदेश गए, जो प्रेजेंट बुरहानपुर है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के साउथ में है, उसे पहले खानदेश कहते थे। वहाँ पर गए और उसके बाद इन्होंने अकबर की कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद इन्हें अकबर ने या मालवा रीजन का गवर्नर बना दिया था। ओके। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देवी अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि होलकर डायनेस्टी की क्वीन थी। और इनका जो जन्म था वो महाराष्ट्र में हुआ था। और मल्हार राव होलकर के जो मल्हार राव होलकर एक्चुअली जो होलकर डायनेस्टी के राजा थे इंदौर में, उनके जो बेटे थे खांडे राव, उनके साथ इनकी शादी हुई। लेकिन खांडे राव की डेथ के बाद बैटल ऑफ कुंभेर में पूरा जो राजपाट था वो मल्हार राव होलकर के कंधों पर आया। बट क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा थी और कुछ सालों बाद मल्हार राव होलकर की डेथ हुई, उसके बाद देवी अहिल्याबाई ने या रानी अहिल्या ने अपने जो बलबूते पर पूरा साम्राज्य खड़ा किया और इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और स्ट्रॉन्ग बनाया। और इन्होंने जो माहेश्वर में माहेश्वरी साड़ी जो आज फेमस है,
उसे प्रमोट करने में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की इंदौर से माहेश्वर और एक अहिल्या फोर्ट बनवाया जो कि मराठा आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। माहेश्वर जो कि ऑलरेडी टेक्सटाइल के लिए फेमस था, वहाँ पर माहेश्वरी साड़ी आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक कोमेमोरेटिव स्टैम्प इशू किया था देवी अहिल्याबाई के नाम पर, और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट भी है और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी है, डीएवी भी। तो इंदौर में और मालवा रीजन में बेसिकली इनका भी बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ऑल्दो मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करती, झांसी से बिलोंग करती हैं। ऑल्दो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, बट इनकी जो बैटल थी और इनकी डेथ जो थी वो मध्य प्रदेश में हुई है, ग्वालियर में एक्चुअली। तो इसीलिए इन्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और निक नेम इनका मनु था। इन्हें पेशवा बाजीराव जो थे उन्हें वो छबीली बुलाते थे, जिसका मतलब है प्लेफुल। अब मणिकर्णिका की शादी हुई झांसी के राजा गंगाधर राव से और उसके बाद इनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। इनका एक बेटा हुआ दामोदर राव के नाम से, लेकिन जिसकी डेथ हो गई 4 महीने बाद ही। तो महाराजा ने एक उनका जो कज़िन था उसका बेटा आनंद राव, उसे अडॉप्ट किया और उसका नाम दामोदर राव रख दिया। अब जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, डलहौजी की एक पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये था कि अगर कोई भी इंडियन नेटिव प्रिंस जो है और उसका सगा बेटा नहीं है तो सिर्फ बेटा, बेटी नहीं, सिर्फ सगा बेटा होना चाहिए तो ही उसका साम्राज्य जो है वो उसके बेटे को मिलेगा। अगर कोई अडॉप्टेड सन है तो या फिर बेटी है तो उसे उसका साम्राज्य नहीं मिलेगा, और जो पूरा राजपाट होगा, जितना भी उसका रूल होगा, जो किले होंगे, महल होंगे, वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाएंगे। अब ये जो पॉलिसी थी गवर्नर जनरल डलहौजी की, इसके तहत इन्होंने झांसी पर कब्जा करने का सोचा और रानी लक्ष्मीबाई को एनुअल 60,000 की पेंशन देकर बोला कि आप अपना जो महल है उसे खाली कर दीजिए और जो किला है वो भी हमारे हवाले कर दीजिए। तब आपने शायद ये डायलॉग सुना होगा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये रानी लक्ष्मीबाई का डायलॉग था और वो इसी समय का था। अब 1857 की रिवॉल्ट में रानी लक्ष्मीबाई का पार्ट लेने का एक मेजर कॉज यही था। रानी लक्ष्मीबाई की सामने जो ब्रिटिश जनरल थे वो था ह्यूज रॉस, और जो इनकी लड़ाई हुई, जो युद्ध हुआ, बैटल हुई, उसमें रानी लक्ष्मीबाई जो अपने अडॉप्टेड सन था दामोदर राव, उसको अपनी पीठ पर बांध कर और अपने घोड़े बादल पर बैठकर वहाँ से निकल गई, जिसमें उनकी मदद की थी उनकी क्लोज कंपेनियन झलकारी बाई ने। देखिए एग्ज़ाम्स में मोस्टली झलकारी बाई का नाम पूछा जाता है, बट अगर कोई मुस्लिम वुमन पूछते हैं तो एक मुस्लिम वुमन ने उनकी मदद की थी महल से निकलने में, वो थी मूनदार। ओके, अब क्योंकि किले से नीचे छलांग लगानी थी तो उनका जो घोड़ा बादल था वो छलांग लगाने के साथ मर गया था, लेकिन रानी और उनका बेटा बच गए थे। अब इन्होंने कालपी में शरण ली। कालपी जालौन उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है, ऑल्दो ग्वालियर में भी कालपी नाम की जगह है, बट ये डिफरेंट है। वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई तात्या टोपे से, जिन्होंने इनकी मदद की, और दोनों ही ग्वालियर आए अपनी सेना को लेकर, और इनका इंटेंशन था कि ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा करेंगे। ओके, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस ग्वालियर पहुंची। अब इन दोनों ही जो रानी लक्ष्मीबाई हैं और ह्यूज रॉस हैं उनकी फोर्सेस में लड़ाइयाँ हुई, बैटल हुई, जिसे बैटल ऑफ ग्वालियर कहते हैं, और रानी लक्ष्मीबाई उसमें शहीद हो गई। अब जो ह्यूज रॉस था उसने खुद कहा था रानी लक्ष्मीबाई वॉज दी ओनली मैन अमंग रिबेल्स। ये बहुत बड़ी बात है जब आपको ओपोनेंट ही आपकी तारीफ करे तो। द मोस्ट फेमस कॉम्पोजिशन ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसे हमने लिटरेरी पर्सनालिटीज़ वाली क्लास में पढ़ा था, हिंदी पोएम झांसी की रानी, इन पर ही बेस्ड है। क्वीन ऑफ झांसी बाय माहेश्वता देवी एक बुक है जो कि ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी, वो भी रानी लक्ष्मीबाई पर ही बेस्ड है। उसके बाद तात्या टोपे, जिनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे और निक नेम इन्हें तात्या टोपे के नाम से बुलाया जाता था। इनका जन्म पुणे में हुआ
और ये पेशवा बाजीराव टू जो थे उनकी कोर्ट में एक नोबल थे। इनके साथ राव साहेब और रानी लक्ष्मीबाई इनके एसोसिएट्स थे, दोस्त थे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब 1857 के समय पर एक मेजर रीज़न ये भी था कि नाना साहेब को जो उनके फादर की पेंशन मिलती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दी, जिसकी वजह से नाना साहेब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए और इनकी मदद की तात्या टोपे ने। तात्या टोपे एक्चुअली गुरिल्ला वॉरफेयर एक टेक्निक होती है, वॉर टेक्निक होती है, उसमें एक्सपर्ट थे। ओके। और इस 1857 की लड़ाई को जो मोमेंटम था वो देने के लिए एक ये रीज़न भी बहुत बड़ा रीज़न था। अब तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़े और कानपुर में एक बुंदेलखंड रीजन जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, वहाँ पर इन्होंने जो वहाँ की सेना है, जो आम लोग थे, पीजेंट्स भी थे बेसिकली, उनको इकट्ठा किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए राज़ी किया। अब दोनों ग्वालियर आए जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, लेकिन इसमें यह हार गए। अब रानी लक्ष्मीबाई की डेथ बैटल ऑफ ग्वालियर में हो गई थी, बट तात्या टोपे वहाँ से भाग गए थे, वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन उनके ही एक दोस्त मान सिंह ने गद्दारी की, जिसकी वजह से जनरल नेपियर ने इन्हें पकड़ा और मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जंगलों में इन्हें मार दिया गया था। ये जगह याद रखिएगा, शिवपुरी, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद राव बख्तावर सिंह, ये आमझेरा के राजा थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राव बख्तावर सिंह आमझेरा के राजा थे। ये सभी जो पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ जो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव बख्तावर सिंह, सादत खान, ये सभी 1857 की बैटल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम हिस्ट्री वाली सेक्शन में भी अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी आप इनको पढ़ के रखिए। ओके, तो आमझेरा के ये राजा थे और जब 1857 में ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे तो इन्हें अरेस्ट किया गया और मऊ ले जाकर इन्हें वहाँ पर फांसी दे दी गई थी। उसके बाद सादत खान एक आर्मी मैन थे और होलकर आर्मी जो थी 1857 के टाइम पर, जब राजा तुकोजी राव टू थे, तो उनके समय पर ये वहाँ पर एक आर्मी मैन थे। और जब 1857 की लड़ाई शुरू हुई, बैटल शुरू हुई, वॉर शुरू हुई, तो 1 जुलाई को इंदौर में जो रेजिडेंसी है वहाँ पर इन्होंने अटैक किया। और ऐसा माना जाता है कुछ सोर्सेस से कि जो पहला शॉट था, जो तोप जो पहला चलाया गया था, तोप का गोला, वो फतेह मंसूर नाम की एक तोप से चलाया गया था, जिसे आज इंदौर म्यूजियम में रखा गया है। ओके, अब जो कैनन थी वो कर्नल दुरंद को लगी और उसके बाद रॉबर्ट हैमिल्टन ने इंदौर का चार्ज संभाला और सादत खान को फाइनली ब्रिटिशर्स ने 17 सालों के बाद अरेस्ट कर पाए, इंदौर लाए और उन्हें फांसी दे दी थी, हैंग टू डेथ। अब जिस जगह पर उन्हें फांसी दी गई वहाँ पर एक मेमोरियल भी बनाया गया है। उसके बाद शंकर शाह के बेटे रघुनाथ शाह, ये दोनों ही गोंड डायनेस्टी के ही राजा थे। ऑल्दो शंकर शाह आखिरी सक्सेसफुल राजा रहे हैं गोंड डायनेस्टी के और रानी दुर्गावती के ही ये वंशज रहे हैं। अब ये गढ़ मंडला, जिसे गढ़ कटंगा भी कहते हैं, वहाँ के राजा थे। और इन्हें ये भी जब 1857 की लड़ाई में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए तो इन दोनों ही, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, दोनों को ही जो तोप होती है उसके मुंह से बांध दिया गया था और ब्लास्ट कर दिया गया था। ऑल्दो बहुत ही दर्दनाक मौत इनकी हुई थी। अब रघुनाथ शाह वॉज द ओनली सन एंड एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर ऑफ शंकर शाह। ओके, इनकी शादी मान कुंवर बाई के साथ हुई थी और इन दोनों की डेथ के बाद, रघुनाथ शाह और शंकर शाह की डेथ के बाद, इनकी वाइफ ने इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया था। अब जब इन दोनों की डेथ हुई तो 52nd रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड थी ब्रिटिशर्स से, उनके अगेंस्ट इन्होंने रेबेल कर दिया। 52nd रेजिमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 18 सितंबर जो जब इन्हें मारा गया था उस डे को 2023 में बलिदान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का
या ऑब्जर्व करने का जो है वो फैसला लिया था 2023 में। ओके। और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी पैट्रियोटिक पोट्री जो इस रिवॉल्ट पर बेस्ड है उसे भी डिक्लेयर किया है कुछ समय पहले ही। 2022 में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम बदलकर भी शंकर शाह यूनिवर्सिटी रखा गया है। उसके बाद रानी अवंतीबाई, ये रामगढ़ की रानी थी और इनकी शादी हुई थी विक्रमादित्य जो कि रामगढ़ के ही राजा थे, प्रेजेंट डे डिंडोरी जो है वहाँ पर। अब इनकी जब डेथ हुई विक्रमादित्य की तो इनका कोई संतान नहीं थी इनकी। ओके। सो अगेन वही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई और रानी अवंतीबाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुई। और जब रानी को सराउंड कर लिया गया था, चारों तरफ से घेर लिया गया था, तब इन्हें लगा था कि अब ये जीत नहीं पाएंगी और इन्होंने अपनी ही तलवार से अपने आप को मार लिया था। जो जबलपुर में बरगी डैम है जो हमने ज्योग्राफी वाली क्लासेस में पढ़ा था, उसका नाम भी अवंतीबाई सागर रखा गया है। और इंडिया पोस्ट ने एक स्टैंप भी रानी अवंतीबाई के नाम पर इशू किया था 20 मार्च 1988 को और एक 19 सितंबर 2001 को भी। चंद्रशेखर आज़ाद, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद का जब जन्म हुआ था तब इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी, बट जब इन्हें अरेस्ट किया गया था और कोर्ट में पेश किया गया था तब इन्होंने इन्हें एक्चुअली जब जलियांवाला बाग हुआ था तो उससे ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे, अफेक्ट हुए थे। और जब इन्हें एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जब इन्होंने पार्ट लिया और इन्हें अरेस्ट किया गया तो कोर्ट में इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। ओके। तब से चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ये पॉपुलर हुए। अब इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इस्टेब्लिश की और 1928 में जिसका नाम बदलकर HSRA कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अलॉन्ग विथ भगवती चरण वोरा और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी के साथ मिलकर इन्होंने ये इस्टेब्लिश की थी। इन्होंने काकोरी ट्रेन रॉबरी और वायसरॉय की ट्रेन को बम से उड़ाने के लिए इन्होंने जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो भी कर सकते थे ये वायलेंट तरीके से, वो इन्होंने किया है। बट 27 फरवरी 1931 को इन्हें ऑल्दो बिट्रे किया गया था और आल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इन्हें चारों तरफ से ब्रिटिश फोर्सेस ने घेर लिया था। और जब इन्हें पता चला कि ये अब बच नहीं पाएंगे तो अपनी बंदूक की आखिरी गोली से इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि इनका हमेशा से ही कहना था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही हैं, आज़ाद ही रहेंगे, यानी कि कभी भी ब्रिटिशर्स इन्हें पकड़ ना पाएँ, ये इनका शपथ थी बेसिकली। तो इसीलिए इन्होंने खुद को गोली मारी। अब इनकी जो बर्थ प्लेस है भावरा, उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया है। और इनकी जो आल्फ्रेड पार्क है उसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का नाम दिया गया है। इन्हें क्विक सिल्वर भी कहा जाता था क्योंकि इनमें जोश इतना ज़्यादा था, हमेशा हर काम के लिए तैयार रहते थे, इसीलिए इन्हें क्विक सिल्वर का नाम दिया गया था। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था और इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंड की थी। और ये एक आर्किटेक्ट हैं, चीफ आर्किटेक्ट हैं बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इन्होंने कुछ मेजर बुक्स भी लिखी हैं जैसे कास्ट्स इन इंडिया, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, हु वर द शूद्रास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, और बहुत सारी और भी किताबें इन्होंने लिखी हैं। ये पूना पैक्ट को साइन करने वाले एक इंसान भीमराव अंबेडकर थे और दूसरी तरफ गांधी जी के तरफ से मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट साइन किया था। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है और मॉडर्न मनु इन्हें कहा जाता है। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा जो 9th प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के और इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ, भोपाल में हुआ। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश से हैं और इंडिया के 9th प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और जब
मध्य प्रदेश में जब रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था 1956, उसके पहले तक भोपाल स्टेट जो था उसके चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं ये। ओके, अब इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िए, हर पर्सनैलिटीज़ के बारे में आप ज़रूर पढ़िए। ऑल्दो मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है बोल्ड लेटर्स में, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अगर आप पूरी स्टोरी उनकी पढ़ लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, आप उससे रिलेट कर पाएंगे उस पर्सनैलिटी से। ओके, अब एक मेजर पर्सनैलिटी है अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ और ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज, जो आज MLB या महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है, उससे ये पढ़े हैं और हिंदी में डिस्टिंक्शन मिली थी इन्हें। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कांग्रेस के नहीं थे और पूरा 5 साल का टर्म इन्होंने पूरा किया था। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्ट लिया है और इन्होंने कभी शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य का जीवन बिताया है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो इनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे, इनकी भाषण देने की जो स्किल्स हैं उससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि इन्होंने कहा था वाजपेयी एक समय पर भारत के प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे, जो कि आगे चलकर बने भी थे। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को इस्टेब्लिश करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और ये पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी थी। ओके, इन्होंने बीजेपी को फॉर्म करने में लाल कृष्ण आडवाणी और भैरों सिंह शेखावत के साथ बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। RSS के मेंबर भी थे ये, और जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो पोखरण डेजर्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और पाकिस्तान के साथ लाहौर डिक्लेरेशन जो कि एक पीस ट्रीटी टाइप की थी, उससे भी इन्होंने साइन किया था। 1999 में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जब कश्मीर में घुस आए थे तो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसे कारगिल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। उससे भी वो भी मतलब इनके प्राइम मिनिस्टर रहने के दौरान ही हुई थी। अब इनके कुछ मेजर काम हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव-गांव तक सड़क को पहुंचाना इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, ओके, और सर्व शिक्षा अभियान इनके मेजर प्रोजेक्ट्स में से हैं। अब पॉलिटिशियन होने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छे पोइट भी थे। इन्होंने मेरी 51 कविताएं और चुनी हुई कविताएं, मेरी संसदीय यात्रा, 4 डेकेड्स इन पार्लियामेंट और कैदी कविराज की कुंडलियां, ऐसी बुक्स लिखी हैं, पोएम्स लिखी हुई हैं। वाजपेयी जी को भीष्म पितामह ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है और ये टाइटल इन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। 2015 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है और इनका जो बर्थडे है 25 दिसंबर, उसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे इंडिया में। ओके, उसके बाद आते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर। इनका नाम शायद आपने सुना हो, सागर में एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, वो इनके नाम पर ही रखी गई है। ये एक सोशल रिफॉर्मर एजुकेशनिस्ट थे जिनका जन्म सागर में ही हुआ था। अनिल काकोडकर जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, मध्य प्रदेश से, इनका जन्म बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और पोखरण टेस्ट जो था उसमें ये जो पूरी टीम थी, पूरा प्रोजेक्ट था, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर ये थे। ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र कृष्ण कर्माकर जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन हैं और इन्हें पॉपुलरली जाना जाता है कर्माकर्स एल्गोरिदम के लिए। इनका जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था। रमेश चंद्र लाहौटी, जिन्हें हमने मध्य प्रदेश की पॉलिटी वाली क्लास में पढ़ा था, जो कि इंडिया के 35th चीफ जस्टिस रहे हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक एडिशनल जज रहे थे, और इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना में हुआ है। उसके बाद रघुराम जी राजन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। विष्णु श्रीधर वाकनकर जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और भीमबेटका केव्स जो हैं उसे डिस्कवर करने में VS वाकनकर जी का बहुत बड़ा रोल है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर भीमबेटका केव्स, तो आंसर है विष्णु श्रीधर वाकनकर। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबल पीस प्राइज मिला था 2014 में, ये इनका जन्म ऑल्दो विदिशा में हुआ था बट एट प्रेजेंट ये इंदौर में है। और बचपन बचाओ आंदोलन
जैसे कुछ सोशल वर्क्स और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने बहुत काम किया है। उसके बाद चंद्रमोहन जैन, जिन्हें आप ओशो के नाम से जानते होंगे, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। इनका जन्म भी मध्य प्रदेश के रायसेन में हुआ था और ये एक कंट्रोवर्शियल मिस्टिक गुरु और स्पिरिचुअल टीचर रहे हैं, जिन्हें इंडिया में बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है इनकी विचारों को लेकर। ओके, तो ये भी मध्य प्रदेश से ही हैं। अब कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस देख लेते हैं, जैसे कि कुशाभाऊ ठाकरे, जो कि मध्य प्रदेश से ही इनका जन्म धार में हुआ था। मौलाना बरकतुल्ला, और इनके नाम पर भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि काबुल में इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, ये बहुत इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MPGK के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। इन्होंने लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाकना के साथ मिलकर गदर पार्टी को इस्टेब्लिश करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ओके, उसके बाद शबनम मौसी, जो कि पहली ट्रांसजेंडर MLA हैं इंडिया की, जो सुहागपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। उसके बाद विजया राजे सिंधिया, जिन्हें राजमाता भी कहा जाता है। इनका ओरिजिनल नाम जो था वो लेखा दिव्येश्वरी था और इनका जन्म सागर में हुआ था। इनकी शादी ग्वालियर के महाराजा जिवाजीराव सिंधिया के साथ हुई थी। बाबूलाल गौर, जिनका निक नेम बुलडोज़र है, ये मध्य प्रदेश के 16th चीफ मिनिस्टर रहे थे और गोवा लिबरेशन वॉर में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सुमित्रा महाजन, जो कि लोकसभा की दूसरी वुमन स्पीकर बनी थी, पहली मीरा कुमार थी, और ये इनका मध्य प्रदेश से रिलेशन सिर्फ इतना है कि ये इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती थी पार्लियामेंट में। उसके बाद अनिल माधव देव, इनका जन्म बाड़नगर उज्जैन में हुआ और एक एनवायरमेंटलिस्ट और यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके बाद कुछ जर्नलिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, जिसमें पहला नाम आता है प्रभाष जोशी का। ये जर्नलिस्ट थे, लेकिन इनके नाम से मध्य प्रदेश में मलखम्ब अवार्ड, प्रभाष जोशी अवार्ड फॉर मलखम्ब दिया जाता है, जो कि 2013 से शुरू हुआ था। और प्रभाष जोशी अवार्ड 2013 से जो शुरू हुआ था वो मलखम्ब के लिए दिया जाता है। मलखम्ब स्टेट स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का। दीपक चौरसिया, जो कि जनसत्ता न्यूज़पेपर के फाउंडर हैं और इंदौर में इनका जन्म हुआ, ये भी एक जर्नलिस्ट थे। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ में, और इनके नाम से भी एक जर्नलिज्म अवार्ड मध्य प्रदेश में दिया जाता है। और एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, जो कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, वो भी इनके नाम से इस्टेब्लिश की गई है। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और वर्क प्लेस इनकी मोगावली अशोकनगर थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जर्नलिस्ट थे मध्य प्रदेश के, यानी जर्नलिज्म फील्ड से रिलेटेड थे। मृणाल पांडे, ये भी एक जर्नलिस्ट थी और नोवेलिस्ट भी थी। इनकी शॉर्ट स्टोरी गर्ल्स हिंदी वीकली धर्म युग में पब्लिश हुई थी और इन्हें पद्मश्री मिला था 2006 में। अब सोशल सर्विस, सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ पर्सनालिटीज़, जैसे कि SN सुब्बा राव, जिन्हें भाई जी भी कहा जाता है। इनका जन्म कर्नाटका में हुआ था और ये गांधीयन सोशल वर्कर थे। ओके, और जो चंबल रीजन में जो डकैत थे, जो डाकू हुआ करते थे, उन्हें सरेंडर करवाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ही एक गांव है जौरा, वहाँ पर गांधी आश्रम इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। रईसा भी, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स हैं, ये विक्टिम राइट एक्टिविस्ट हैं और जो विक्टिम्स हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट और कंपनसेशन दिलवाने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। महर्षि महेश योगी, जिनका असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था, इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए इन्हें पॉपुलरली जाना जाता है, जो कि मेडिटेशन की ही एक टेक्निक है और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ही ये पॉपुलर हैं अपनी इस टेक्निक के लिए। मेधा पाटकर, जिनका जन्म बॉम्बे में हुआ, लेकिन इन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए बहुत जाना जाता है। निर्मला बूच, जो कि मध्य प्रदेश की पहली वुमन चीफ सेक्रेटरी थी, ये भी एक सोशल वर्कर थी मध्य प्रदेश की। कांताबेन त्यागी, जिन्होंने कस्तूरबा ट्राइबल गर्ल्स आश्रम खरगोन डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया और ओपन कोर्ट और एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड को शुरू करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।
उसके बाद लीला जोशी, जिन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है या मालवा की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। ओके। फिर महेश शर्मा, जिन्हें गांधी ऑफ झाबुआ कहा जाता है। इनके निकनेम्स याद रखिए, ये एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। ओके। इन्होंने शिवगंगा समग्र ग्राम विकास परिषद इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद बालेश्वर दयाल, जिन्हें मामा बालेश्वर कहा जाता है। इनका जन्म इटावा में हुआ था, लेकिन इनकी वर्क प्लेस जो थी वो झाबुआ थी। इन्हें गांधी ऑफ भील्स भी कहा जाता है। राजस्थान की जो भील ट्राइब है उसके लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। ओके। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसका PDF ज़रूर पढ़ लीजिए, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 50 ही होंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस PDF को पूरा पढ़ लीजिए। इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।